हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आज हम लेके आ गए हैं आपके लिए ब्लैक क्लोवर का एक और न्यू एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि आस्था अपनी न्यू तलवार को लेकर नोबेल की पावर को लेकर मार्स पर हमला कर देता है और उसके बाद मार्स के हमले से वो भी जख्मी हो जाता है और नीचे गिर जाता है। और तब हम देखते हैं मिमोसा आस्था को हील करने जाती है और बाकी सभी लोग उसे मरने के लिए मना कर रहे होते हैं। तब उनकी बातें सुनकर मार्स को अपना बचपन याद आ जाता है, जहां एक लड़की कह रही होती है, मार्स अगर तुम्हें ट्रेनिंग पेनफुल लगती है तो अपनी आंखों को बंद करके उनको याद करना जो तुमसे प्यार करते हैं, क्योंकि इसी वजह से हम यहाँ हैं। हम लोग जिन्हें प्यार करते हैं हम उन्हें बचाने के लिए ही पैदा हुए हैं। जब एक बार हम ये ट्रेनिंग पूरी कर लेंगे तब हम डायमंड किंगडम की तरफ से बाहर जाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है हम में से तुम पहले होगे जो ऐसा करोगे, क्योंकि तुम हम में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तो मार्स कहता है, जब मैं बाहर चला जाऊंगा तो मैं तुम्हारा वेट करूंगा। और तब उन सभी बच्चों को बताया जाता है कि जो तुम्हारा आखिरी टेस्ट है वो अकेला जिंदा बचेगा, तब उसे किंगडम का वॉरियर चुना जाएगा और अगर तुमने मना किया तो तुम सभी को हम मार डालेंगे। और तब हम देखते हैं सभी लोग आपस में लड़ने लगते हैं और आखिर में एना और मार्स बच जाते हैं। और तब एना माफी मांगते हुए उस पर हमला कर देती है, पर हम देखते हैं मार्स अपने आप को बचाने के चक्कर में उसे मार देता है। और तब वहाँ की अथॉरिटी कहती है, चलो मार्स और फोना की पावर्स को मिला दिया जाए और मार्स को हमारे किंगडम का अल्टीमेट वेपन बना दिया जाए। और तब मार्स सोचता है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा मैजिकल पावर है और जिनके पास मैजिक नहीं होता वो कमजोर होते हैं और कमजोरों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। और आस्था से कहता है, अब तुम हार मान लो, तुम जैसा कोई घटिया इंसान, तुम जैसा कोई मामूली इंसान मुझे कभी नहीं हरा सकता। और अपनी तलवार को निकाल लेता है। तब क्लाउस सोचता है, यह हमारा आखिरी चांस है, क्योंकि आस्था के अटैक की वजह से उसका फुल रिकवरी मैजिक खत्म हो चुका है, तो इसलिए अब हम उसे हरा सकते हैं। फिर मार्स आस्था पर हमला करने लगता है। यूनो अपने आप को फिर छुड़ा लेता है और सोचता है, मैं चाहे जो मर्जी स्पेल यूज कर लूं, मैं आस्था तक टाइम पर नहीं पहुंच पाऊंगा, पर मैं उसे मरने भी नहीं दे सकता। पर तभी हम देखते हैं यूनो की ग्रीम रोल की वजह से टाइम स्लो हो जाता है और तभी हम देखते हैं यूनो के पास विंड स्पिरिट आ जाती है और वो अपने मैजिक से मार्स की तलवार के टुकड़े टुकड़े कर देती है और उसके हमले से मार्स दूर जाकर गिरता है, जिसे देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। तब क्लाउस पूछता है, यूनो आखिरकार तुमने किया क्या? तब यूनो कहता है, मुझे नहीं पता, यहाँ पर एक छोटी लड़की थी। तब क्लाउस कहता है, तुम अभी थक चुके हो, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे और अब तो ये हार भी चुका है। और तब यूनो देखता है उसकी ग्रीम रोल में वही वर्ड्स आ चुके हैं जो स्क्रॉल में थे और आस्था की न्यू तलवार उसकी ग्रीम रोल में चली जाती है और वो डंजन टूटना स्टार्ट कर देता है। तब यूनो सब कुछ चलने के लिए कहता है। फिर तभी आस्था कहता है, तुम्हें इसे भी बचाना होगा। क्लाउस कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो, इसने अभी अभी हमें मारने की कोशिश की है। तब आस्था कहता है, वो भी हमारी तरह खजाने को खोजने आया था, पर यहाँ हम देखते हैं वो उस तक नहीं पहुंच पा रहे होते। और तब डंजन और भी तेजी से गिरना स्टार्ट कर देता है और तब लक यूनो को बाहर जाने का रास्ता बताने लगता है। और तब हम देखते हैं क्लाउस, नोबेल और लक रास्ते में आने वाले सारे पत्थरों को तोड़ने लगते हैं और तभी वो सभी लोग बड़ी मुश्किल से डेंजरस डंजन से बाहर आ जाते हैं। और यहाँ हम देखते हैं लोटस और उसके साथी भी यूनो का पीछा करते हुए बाहर आ जाते हैं और उन्होंने मार्स और ट्रेजर को भी हासिल कर लिया होता है। और यहाँ मार्स को फोना की मौत याद आ रही होती है और तब हम देखते हैं फोना अपने आखिरी समय में मार्स के जख्मों को ठीक कर देती है और उससे माफी मांगती है और यहाँ मार्स को होश आ जाता है। और तब लोटस मार्स को उसकी मदद करने के लिए थैंक यू कहता है और यहाँ मार्स को अपना पास्ट याद आ जाता है, जहाँ फोना उसे कहती है, अब तुम हम दोनों के लिए अपनी जिंदगी जियोगे। और तब मार्स लोटस को अपनी जान बचाने के लिए थैंक यू कहता है और यहाँ हम देखते हैं आस्था को भी होश आ चुका होता है और सभी लोग खुश हो जाते हैं। तब मिमोसा कहती है, तुम अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हो, मेरे पास इतनी मैजिकल पावर नहीं थी कि मैं तुम्हें पूरी तरह से ठीक कर पाऊं। पर आस्था कहता है, नहीं नहीं, अगर तुम ऐसा ना करती तो मैं अभी तक मर चुका होता, तो इसलिए थैंक यू। जिससे मिमोसा शर्मा जाती है और तब लक कहता है, मुझे तो लगा था तुम हमारी लड़ाई से पहले ही मर जाओगे। तब आस्था कहता है, बिल्कुल नहीं, तब तक मैं नहीं मर सकता जब तक मैं विज़र्ड किंग ना बन जाऊं। तब यूनो कहता है, तुम्हारे सपनों में विज़र्ड किंग तो मैं ही बनूंगा। और तब क्लाउस यूनो और आस्था को गले लगा लेता है और कहता है, मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हें बस कॉमनर होने के कारण एक्नॉलेज नहीं किया और उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और तुम दोनों
दोनों बहुत अच्छे मैजिक नाइट हो और तुम्हें पाकर हम लोग बहुत लकी हैं। जिसे सुनकर बाकी लोग भी हैरान हो जाते हैं और तब क्लाउस और आस्था फिर से बहस करना स्टार्ट कर देते हैं और तब नोबेल को उसके फटे हुए कपड़े के बारे में आस्था बताता है, जिससे नोबेल गुस्सा हो जाती है और उसके ऊपर कूद जाती है और आस्था फिर से बेहोश हो जाता है। पर हम देखते हैं वो ठीक होता है और यहाँ हम देखते हैं आस्था एक हफ्ते का रेस्ट लेता है। तब विनेसा उसे बताती है कि नोबेल तुम्हारे लिए बहुत परेशान थी और वही तुम्हारी देखभाल कर रही थी, पर नोबेल इसे मानने से इनकार कर देती है। और तब यहाँ ग्रोस्ट अपनी बहन के बारे में बातें कर रहा होता है और लक आस्था को लड़ने के लिए कहता है, पर आस्था मना कर देता है। और तब चामी सबके लिए खाना ले आती है और तभी आस्था उस खाने को देखकर उस पे टूट पड़ता है और खुशी के मारे रोने लगता है। और तब कैप्टन यामी वहां जाते हैं और कहते हैं, तो आखिरकार तुम जिंदा हो, चलो शुक्र है तुम मारा नहीं गए। और यहाँ मैजिक नाइट हेडक्वार्टर्स डंजन की रिपोर्ट चाहते हैं, तो इसलिए अगर तुम वहां जा सकते हो तो तुम वहां जाओगे। और तब इस बात पर लक बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और तब यामी उसे मना करने लगते हैं और उसे मैग्ना के साथ फाइटिंग मिशन पर जाने के लिए कहते हैं। और तब हम देखते हैं आस्था और नोबेल एक दूसरे को अकेला पाकर शर्मा रहे होते हैं और यहाँ हम देखते हैं उन्हें रास्ते में यूनो और उसकी टीम मिल जाती है। और तब क्लाउस आस्था का हाल पूछता है और आस्था कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और तब वो मिमोसा को थैंक यू कहने लगता है, जिससे मिमोसा शर्मा के वहां से चली जाती है। तब यूनो उसका मजाक उड़ाने लगता है और तब आस्था और यूनो आपस में लड़ने लगते हैं। और यहाँ मिमोसा उसको नोबेल को बताती है कि वो शायद आस्था को पसंद करने लगी है और उसकी तारीफें करने लगती है, जिसे सुनकर नोबेल को भी कुछ होने लगता है और नोबेल इस बात से परेशान हो जाती है। और तब वो दोनों चीखने लगती है और तब वो लोग हेडक्वार्टर्स की तरफ बढ़ने लगते हैं। और तब विज़र्ड किंग के आने पर उन्हें रिस्पेक्ट देने लगते हैं और यूनो आस्था को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। और तब क्लाउस कहता है, ये है विज़र्ड किंग जूलियस नोवा क्रूनो, जिससे वो दोनों हैरान हो जाते हैं। तो विज़र्ड किंग यूनो के नए स्पेल को पढ़ने लगते हैं और उसके नए मैजिक की तारीफ करने लगते हैं। और तब क्लाउस कहता है, तो इसका मतलब ये सच है कि विज़र्ड किंग को नए नए मैजिक बहुत पसंद है। तब विज़र्ड किंग यूनो को उस स्पेल को यूज करने के लिए कहते हैं। तब वो कहता है, मुझे माफ कर देना सर, पर मैं इस टाइम वो स्पेल यूज नहीं कर पा रहा हूँ। जिसे सुनकर विज़र्ड किंग उदास हो जाते हैं और सोचते हैं, तो ये है सिर्फ द विंड स्पिरिट ऑफ द फोर्थ ग्रेट लीफ एट्रीब्यूट, तो इसका मतलब उसने इस एरा में इसे चुना है। और कहते हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये मैजिक तुम्हारी बहुत मदद करेगा, तो इसका ध्यान रखना। तब आस्था विज़र्ड किंग को अपनी ग्रीम रोल को पढ़ने के लिए कहता है, पर विज़र्ड किंग उसकी ग्रीम रोल को नहीं पढ़ पा रहे होते। और तब आस्था उन्हें अपनी नई तलवार दिखाता है, जिसे देखकर विज़र्ड किंग फिर से एक्साइटेड हो जाते हैं और जैसे ही उस तलवार को उठाते हैं वो तलवार बहुत भारी होती है। और तो विज़र्ड किंग सोचते हैं, ये तलवार तो मेरी मैजिक पावर को अब्सॉर्ब कर रही है। और कहते हैं, और मुझे समझ में आया, ये एक ऐसी चीज है जिसे मैं उठा नहीं सकता और ये तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि तुम्हारे पास कोई मैजिकल पावर नहीं है। और तब विज़र्ड किंग उनके काम के लिए उन्हें अप्रिशिएट करने लगते हैं। तो यूनो विज़र्ड किंग से विज़र्ड किंग बनने का रास्ता पूछता है। तब विज़र्ड किंग हंसने लगते हैं। तब क्लाउस कहता है, विज़र्ड किंग से ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना बहुत गलत बात है, मुझे ध्यान से सुनो। तुम्हें विज़र्ड किंग बनने के लिए सभी लोगों का ट्रस्ट जीतना होगा। तब विज़र्ड किंग कहते हैं, तुम केवल लोगों को विश्वास से विज़र्ड किंग नहीं बन सकते, तुम्हें अपने आप को साबित भी करना होगा। और अगर तुम खुद को साबित नहीं कर पाए तो तुम टॉप पर कभी नहीं आ पाओगे। और तब आस्था और यूनो को देखकर वो सोचते हैं, यामी और विलियम, तुम दोनों ने इन्हें चुनकर काफी अच्छा काम किया है। इन दोनों की आंखों में मुझे कुछ बनने की आग दिखाई देती है। और तब विज़र्ड किंग उन सभी को डेकोरेशन सेरेमनी के लिए बुलाते हैं, जिसमें उनके मैजिक नाइट्स के थैंक यू कहा जाएगा, जिन्होंने काफी अच्छा काम किया है। तब विज़र्ड किंग उन्हें वहां ले जाकर कहते हैं, चलो देखते हैं क्या तुम इससे भी अच्छे रिजल्ट्स ला सकते हो या नहीं। और तब विज़र्ड किंग सेरेमनी को स्टार्ट करने के लिए कहते हैं। और तब हमें बताया जाता है कि क्लोवर किंगडम के हर मैजिक नाइट को उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग उन्हें एक रैंक दिया जाता है और ये रैंक सब रैंक्स में भी डिवाइडेड होते हैं और विज़र्ड किंग उनमें सबसे ऊपर है। और मैजिक नाइट्स को डायरेक्शन सेरेमनी के पहले एक एप्रोप्रिएट नंबर के स्टार हासिल करने होते हैं ताकि उन्हें नया रैंक मिल सके। और तब हम देखते हैं अलग अलग मैजिक नाइट्स को उनके काम के हिसाब से अवार्ड और रैंक मिलते हैं और विज़र्ड किंग उनके मैजिक के लिए उनको अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। और तब विज़र्ड किंग बाकी सभी को आस्था और यूनो के दोस्तों से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, पर तभी उन्हें कोई काम याद आ जाता है जिसकी वजह से वो वहां से चले जाते हैं। और यहाँ क्लाउस सोच रहा होता है, आखिरकार हमें यहाँ क्यों बुलाया गया है, यहाँ तो बहुत सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैजिक नाइट्स हैं। और विज़र्ड किंग भी अब यहाँ से जा चुके हैं। और यहाँ हम देखते हैं आस्था भी खाने को एंजॉय कर रहा होता है और तब सभी लोग आस्था के बारे में बुरा भला कह रहे होते हैं। और तब आस्था कहता है,
मुझे तुम्हारी बातों से परेशानी नहीं हो रही है, पर अच्छी बात यह है कि मुझे अब इसकी आदत हो चुकी है। अब में कॉमनर्स से कोई उम्मीद नहीं है और यहाँ नोबल्स हैं जो कि गोल्डन डॉन के आगे बढ़ा रहे हैं। तब क्लाउस जैसे ही कुछ बोलने लगता है तब वो पर्सन क्लाउस और मिमोसा की बेइज्जती करने लगता है और तब क्लाउस मिमोसा को प्रोटेक्ट करता है और तब नोबेल का भाई नोबेल के सिर पर पाइन डालकर उसकी बेइज्जती करने लगता है। और तब हम देखते हैं उसके बाकी भाई बहन भी उसे सिल्वर फैमिली में जन्म लेने के लिए कोसने लगते हैं और उसे उसके मैजिक को ना कंट्रोल कर पाने की वजह से ताने मारने लगते हैं। और तब नोजल सिल्वा कहता है यहाँ से चली जाओ, तुम सिल्वर फैमिली पर बहुत बड़ा दाग हो, क्या हमारी माँ को मारना तुम्हारे लिए काफी नहीं था। और तब नोबेल रोते हुए वहाँ से जाने लगती है। तब आस्था उसे पकड़ कर कहता है तुम इन जैसे बेकार लोगों से डरने की कोई जरूरत नहीं है और टेबल पर चढ़ के कहता है तुम यहाँ विज़र्ड किंग नहीं बुलाया है तो तुम भी इससे अलग नहीं हो, तुम चाहे हमें जो मर्जी कहो, पर क्या तुम्हें सच में लगता है कि मुझे इस बात से कोई फर्क पड़ता है कि तुम क्या सोचते हो। वो तो गोल्डन डॉन का एक पर्सन आस्था को कैद कर लेता है और आस्था अपनी मैजिकल स्वॉर्ड से उसके मैजिक को काट देता है और कहता है तुम चाहे जो मर्जी कर लो पर मैं चुप नहीं रहूंगा और देखना एक दिन मैं विज़र्ड किंग जरूर बनूंगा और तुम सभी के मुंह को बंद कर दूंगा। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट में बताना जरूर और बाकी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो।